नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। भूपेंद्र पटेल फिर संभालेंगे गुजरात की कमान। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लक्ष्य समय से पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश हुआ सम्मानित। राष्ट्र हित में सब कुछ करने को तैयार रहना चाहिए, डॉक्टर मोहन भागवत का कहना है। निर्भया फंड से खरीदे गए वाहन मुख्यमंत्री शिंदे समर्थकों की सुरक्षा में लगे। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर शाम अहमदाबाद में रोड शो करके जनता का आभार व्यक्त किया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 156 सीट जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। पटेल सोमवार को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल 20 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई सरकार के गठन से पहले राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद शुक्रवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। भाजपा ने शनिवार सुबह 10:30 बजे गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय कमलम में विधायक दल की बैठक की। इसके बाद नेताओं ने दोपहर करीब 2 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा ने 182 संसदीय विधानसभा में 156 सीटें जीते, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा मतदान है। विपक्षी कांग्रेस केवल 17 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीट से संतोष रहना पड़ा। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। वाराणसी में आयोजित प्रथम क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य सरकारी अधिकारी सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के दिसंबर 2022 के लक्ष्य को समय से पूर्व पूरा करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के दिसंबर 2022 के लक्ष्य को समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है। इस उपलब्धि के लिए सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM मध्य प्रदेश की MD प्रियंका दास ने सम्मान ग्रहण किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। हम सभी को देश हित में छोटे छोटे स्वार्थ से बचकर देश हित में कार्य करना चाहिए।
हमें देश के कल्याण के लिए सभी प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बातें रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित प्रेरणा शिविर के समापन समारोह में गुवाहाटी के समीपवर्ती चंद्रपुर में स्थित होजंगी बाड़ी विद्या भारती प्रकल्प में आयोजित किया गया था। आरएसएस के उत्तर असम क्षेत्रीय स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के लिए रविवार को विद्या भारती बहुउद्देशीय परियोजना होजंगबाड़ी चंद्रपुर में 3 दिवसीय प्रेरणा शिविर का आयोजन किया गया था। प्रेरणा शिविर के समापन समारोह में भाग लेते हुए संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत ने कहा कि असंगठित तरीके से काम करने में सफलता कभी नहीं मिलती। संगठित तरीके से काम करने से ही किसी भी काम में सफलता मिल सकती है। यह कार्य डॉक्टर बलिराम हेडगोवर ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर मानव निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम पुराना है लेकिन संघ के काम में रोज नए लोग जुड़ रहे हैं। वर्तमान समय में संघ की 5वीं पीढ़ी 6ठी पीढ़ी के लिए देशभक्ति के कार्य को तैयार करने का काम कर रही है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने रविवार को कहा कि निर्भया फंड से रखिए और गए पुलिस के वाहन इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों और सांसदों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इससे महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बेहद लापरवाही बरती जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने निर्भया फंड से खरीदे गए वाहनों को तत्काल महिलाओं की सुरक्षा में लगाने की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निर्भया फंड के बाद एक फंड का निर्माण किया और इसका प्रबंधन भी किया। इस फंड से देश में सभी पुलिस स्टेशनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाहन खरीदे गए थे। मुंबई पुलिस ने भी शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसी फंड से अलग से वाहन खरीदे थे, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने निर्भया फंड से खरीदे गए वाहनों को उनके समर्थक विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगा दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इन वाहनों को तत्काल शिंदे समर्थक विधायकों और सांसदों की सुरक्षा से हटाकर फिर से महिलाओं की सुरक्षा में लगाने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा कि निर्भया फंड से खरीदे गए वाहनों को महिलाओं की सुरक्षा में लगाने की वजह किसी की सुरक्षा में लगाना गलत है, इसीलिए विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाना भी एक गलत फैसला है। इस तरह की जोरदार मांग सांसद सुप्रिया सुले ने की। राकंपा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी निर्भया फंड से खरीदे गए वाहनों का दुरुपयोग किए जाने का मुद्दा उपस्थित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी विचारक दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि देश की संस्कृति के विकास में जनजातीय समुदाय का अमूल्य योगदान है। वनवासी परिषद द्वारा जनजातीय समाज के लिए अत्यंत उपयोगी कौशल विकास केंद्र का भवन लोकार्पित हो रहा है, जो जनजातियों के उत्थान में उपयोगी रहेगा। होसबले रविवार शाम भोपाल के एमपी नगर स्थित शिक्षणीय एवं बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष हर्ष सिंह चौहान, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद के महामंत्री योगेश बापट एवं इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक शशि चौधरी भी शामिल थे। इस मौके पर अतिथियों ने वनवासी कल्याण परिषद भोपाल के शिक्षणीय एवं बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र भवन का लोकार्पण और केंद्र परिषद में स्थापित थायामामा की
मूर्ति का अनावरण भी किया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत के इतिहास में जनजातीय समाज का हर क्षेत्र में योगदान किसी अन्य समाज से किसी भी हिस्से में कम नहीं रहा। वनवासियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। किसी तांत्रिक ज्ञान, स्वास्थ्य आदि का ज्ञान जनजातियों में भरपूर है। विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय वर्ग के कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जनजातीय भाई बहनों के लिए खड़े रहें और उनको से उन्हें आत्मविश्वास से समाज के साथ जुड़ने में मदद मिल सके। हमें सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। करने के बाद जीआरपी पुलिस ने वाराणसी से गिरोह के सरगना एवं 25,000 के इनामी रौनक को गिरफ्तार कर मथुरा ले आए हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से 500 के नकली नोट, 42 अन्य अर्धनिर्मित जाली नोट तथा अन्य उपकरण बरामद किए हैं। रविवार शाम पुलिस अधीक्षक जीआरपी मोहम्मद मुस्तफा एवं पुलिस उपाधीक्षक रेल ने बताया कि शुक्रवार को मथुरा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 जाली नोटों का अवैध कारोबार करने वाले कलीमुल्ला काजी निवासी सवाई मोधापुर राजस्थान मोहम्मद तकीम और अन्य अनेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल की गिरफ्तारी के लिए 8 टीम गठित की गई है। वाराणसी पुलिस के सहयोग से जीआरपी पुलिस ने लगातार छापेमारी के चलने से नोट छापने वाली 25,000 के इनामी रौनक उर्फ मुकेश उर्फ दीपू पुत्र अमरनाथ निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी पुलिस के द्वारा पकड़े गए अभियुक्त के आवास से जाली नोट छापने की भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए, जिसमें सिक्योरिटी थ्रेड का रोल, एक कंप्यूटर, एक यूपीएस, एक प्रिंटर, हाई क्लास 4 स्टेज की बड़ी मशीन, लेमिनेशन मशीन इत्यादि मिले हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव रविवार को वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान के विजिट पर पहुंचे। यहां उन्होंने कूनो पार्क का भ्रमण किया और अधिकारियों से चर्चा कर बाड़े में छोड़े गए नामिनियों से लाए गए चीतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कूनो पार्क में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं वन अफसरों के साथ बैठक की और चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की। केंद्रीय वन मंत्री यादव रविवार दोपहर 1 बजे कूनो पार्क पहुंचे थे। यहां उन्होंने 3 घंटे रुके और पार्क का भ्रमण कर लिया। अधिकारियों चीतों के संबंध में उन्होंने चर्चा भी की। अधिकारियों ने वन मंत्री को बताया कि सभी 8 चीते बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से और माहौल में ढल रहे हैं। वन मंत्री यादव ने यहां पर्यावरण एवं जल संरक्षण का संदेश देने के लिए स्काउट एंड गाइड के कैडेट द्वारा निकाली गई साइकिल यात्रा को एसडीएम लोकेंद्र सरल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद वन मंत्री यादव शाम 4 बजे वापस ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ चीता टास्क फोर्स के सदस्य एसपी यादव, अमित मलिक, सुवरंजन सेन के अलावा सीसीएफ उत्तम कुमार शर्मा, डीएफओ सीएच चौहान, डीएफओ कुनो पीके वर्मा मौजूद रहे। अगले साल फरवरी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेश में रोड शो कर रही टीम योगी को अपने पहले ही आयोजन में शानदार सफलता मिली है। कनाडा, मेक्सिको, लंदन और जर्मनी में रोड शो के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावों को बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों ने पसंद किया और प्रदेश में निवेश की इच्छा जाहिर की।
कनाडा में माई हेल्थ सेंटर ने तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल डिवाइस यूनिट लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का MOU भी कर लिया है। ज्यादातर उद्योग समूहों ने फरवरी में समिट के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल भेजने और निवेश की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक संदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि विदेश में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का ये पहला विदेशी दौरा है। अब इस तरह के कोई विदेशी दौरे होने हैं और संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जो 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, उससे कहीं ज्यादा का निवेश प्राप्त हो सकता है। कनाडा से बढ़ेगी व्यापारिक साझेदारी। कनाडा के टोरंटो में रोड के लिए यह प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव DS मिश्रा की अगुवाई में कनाडा से सबसे बड़े एथनिक फूड चेन बरार के डायल पावला और किरण मान से मुलाकात की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में आज सुबह मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता से पूछताछ के लिए पहुंची। कविता की अधिकारियों से ये पूछताछ करीब 7.5 घंटे तक चली। पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्य नेता बंजारा हिल्स उनके आवास पर भारी मात्रा में एकत्रित थे। इनके मद्देनजर पुलिस ने उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी थी। पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री की बेटी कविता अपने पिता यानी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मिलने प्रगति भवन गई। हालांकि इस संबंध में अभी तक भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि CBI ने इस सप्ताह मंगलवार को कविता को सूचित किया था कि उसके एक टीम जांच के लिए 11 दिसंबर को हैदराबाद में उनके आवास पर पहुंचेंगी। CBI ने उसे बंजारा हिल्स पर संबंधित तारीख एवं समय पर अपनी सूचित उपस्थिति की पुष्टि करने को कहा था। CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था। घोटाले में कथित रिश्वत को लेकर दिल्ली की एक अदालत में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED द्वारा दाखिल की गई हिरासत रिपोर्ट में कविता का नाम सामने आने के बाद कविता ने कहा था कि वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार अपराह्न काशी तमिल संगमम में आयोजित खेल महोत्सव में शामिल हुए। महोत्सव में आयोजित T20 क्रिकेट मैच में उन्होंने अपने मंत्रालय में सहयोगी राज्य मंत्री L मुरुगन के साथ यूपी और तमिलनाडु के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मैच में कुछ देर के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बल्लेबाजी और बॉलिंग भी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बल्लेबाजी के दौरान लंबे शॉट भी लगाए। ये देख वहां मौजूद खिलाड़ियों ने ताली बजाई। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने काशी तमिल संगमम के आयोजन को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि काशी और तमिल का संगमम सदियों पुराना है, उसको एक बार फिर से जीवित अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच से बल देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर तमिलनाडु के अलग अलग कोनों से 2500 लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और यहाँ आकर उनका एक नया जुड़ाव देखने को मिल रहा है। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में 8 दिन खेलों के लिए दिए गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए खेल कितना महत्वपूर्ण है। इस आयोजन से काशी और तमिल के बीच एक नया जुड़ाव देखने को मिलेगा। खेल महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता में यूपी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यूपी टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए। यूपी टीम के हर्ष त्यागी ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। यूपी की टीम ने तमिलनाडु की टीम को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया।
जवाब में तमिलनाडु की टीम ने 3 विकेट मुंबई में वर्ष 1992 में हुए दंगे का आरोपित को पुलिस ने मलाड में दिंडोसी बस डिपो के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान तबरेज अजीम खान के रूप में की गई। दिंडोसी पुलिस स्टेशन की टीम परवेज आजम खान से गहन छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार वर्ष 1992 में दिंडोसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हुए दंगे में 9 आरोपितों को नामजद कर दिया गया था। इनमें से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 6 आरोपित फरार हो चुके थे। उस समय गिरफ्तार तीनों आरोपितों को बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था, जबकि एक आरोपित की मौत हो चुकी थी। इस मामले में कोर्ट ने 6 आरोपितों को 2004 में वारंट जारी किया गया, लेकिन फिर भी कोर्ट में पेश न होने सभी 6 आरोपितों को फरार घोषित कर दिया गया था। इन 6 आरोपितों में परवेज आजम खान मुंबई के अलग अलग इलाकों में जगह बदलकर रहने की जानकारी दिंडोसी पुलिस को मिल चुकी थी। इस वजह से दिंडोसी पुलिस स्टेशन की टीम ने मुखबिरों से पुख्ता जानकारी प्राप्त कर दिंडोसी पुलिस स्टेशन के पास से परवेज आजम खान को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश की समृद्धि से पर्यटन को जोड़ा और कहा कि ताकतवर देशों को दुनिया जानना और समझना चाहती है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विश्व पटल पर नए छवि बना रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि देश में इज ऑफ टेबल को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोपा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट का नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर रखा गया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी सभी क्षेत्र पर एक साथ ध्यान दिया जा रहा है। इसी के चलते देश में पर्यटन क्षेत्र लगातार विस्तार ले रहे हैं और करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया से पर्यटक भ्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ऐतिहासिक धरोहर के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। देश के तीर्थ और धरोहर की यात्रा के लिए विदेश से विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार बन गया है। 2014 से पहले हवाई यात्रा को लग्जरी माना गया था। तब की सरकारों के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आकांक्षाओं को समझ नहीं सके। इसी के चलते पिछले सरकार एयरपोर्ट के विकास से बचती रही। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं इस समय समुद्र के जरिए होने वाले अवैध व्यापार को रोकने के लिए संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। दोनों नौसेनाएं 15 से 16 दिसंबर को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ गश्त करेंगी। ये 39वां मौका है जब भारत इंडोनेशिया समन्वयी रूप से गश्त की जा रही है। ये दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने और भारत इंडोनेशिया के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करने का एक प्रयास है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने 8 दिसंबर से संयुक्त गश्त शुरू कर दी थी, जो 19 दिसंबर तक चलेगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच पारंपरिक रूप से करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसमें गतिविधियों और बातचीत का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। समुद्री गश्त शुरू होने से पहले भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित मिसाइल कवेट INS करमुक ने इंडोनेशिया के लेवावन में हुए
ब्रिफेंट में भाग लिया था। दोनों नौसेनाएं 15 से 16 दिसंबर को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ गश्त करेंगी, जिसके समापन पोर्ट ब्लेयर में एक डिब्रीफ के साथ होगा। और मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट करेगी। इसी तरह KRI कट न्याक दीन और कपितान मट्टीपुरा क्लास कम्बेट इंडोनेशिया के पक्ष से प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समुद्री गश्त का मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाने के साथ ही समुद्र के जरिए होने वाले अवैध व्यापार को रोकना है। इसके अलावा मादक पदार्थ की तस्करी, समुद्री आतंकवाद और सशस्त्र समुद्री डकैती रोकने का उपाय भी तलाशा जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन लोगों को समर्पित है जो पिछले सरकारों में मुख्यधारा से बाहर रह गए हैं। रविवार को मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सामाजिक संस्था सक्षम की पहल पर यहां आयोजित दिव्यांग परिवार महोत्सव में संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस दिन से शपथ ली है, उसी दिन से दिव्यांगों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, जिससे सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांगों के लिए शुल्क में छूट, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांगों के लिए होम कैडर के 2 विकल्प, दिव्यांगों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% करना, दिव्यांग पेंशन में वृद्धि आदि कदम सरकार ने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि दिव्यांगों के लिए 15,000 पद जो पहले भरे नहीं गए थे, सरकार ने एक विशेष अभियान के तहत भरे गए, जो केवल मोदी के नेतृत्व में ही संभव था। उन्होंने ही सुझाव दिया था कि दिव्यांग शब्द विकलांग के स्थान पर प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा था कि आने वाले वर्षों में विकास के मामले में अन्य सभी विकसित देशों को पीछे छोड़कर भारत को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए दिव्यांगों को नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें भी अगले 25 वर्ष तक देश के राष्ट्रीय विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संकल्प से सिद्धि की वर्ष की यात्रा सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस सरकार ने 1600 से अधिक अप्रचलित और पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है, जो देश के विकास में एक बड़ी बाधा थे। सिंह ने कहा कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पेंशनरों और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रदान करना पेंशनरों की सुविधा के लिए सरकार के उठाए गए कठोर कदमों में से एक है, जो पहले अपनी पेंशन जारी रखने के संबंध में कई असुविधाओं का सामना कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।